दूर समंदर में एक मालवाहक जहाज धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। आधा घंटा बीत चुका था। परिवार वाले बीच पर मिठाइयां खा रहे थे। सिर्फ वो लड़की अब भी उस जहाज को लगातार देखे जा रही थी। परिवार वालों ने अंदाजा लगाया कि शायद पास में कोई बंदरगाह है, इसलिए किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और सब अपने अपने काम में लग गए। लेकिन लड़की अब भी जहाज को घूर रही थी। वो मां को चेतावनी देती है, मां, वो जहाज और पास आता जा रहा है। अब जाकर मां उठती है और बाहर देखती है, और तभी उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन सोते हुए पति को जगाती है, पर जैसे जैसे जहाज नजदीक आता जा रहा था, वो समझते हैं कि उनके पास वक्त बहुत कम है। थोड़ी ही देर में बीच पर मौजूद सारे पर्यटक घबराकर भागने लगते हैं। शुक्र है कि वो बेकाबू जहाज समय रहते रेत में फंस जाता है और कोई जान का नुकसान नहीं होता। लेकिन लड़की का परिवार मजबूरी में वापस अपनी छुट्टियों के विला लौट जाता है। रास्ते में लड़की और उसका भाई अभी भी उस हादसे की चर्चा कर रहे थे। घर पहुंचने के बाद मां इंटरनेट पर उस हादसे की जानकारी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक विला का नेटवर्क गायब हो चुका होता है। पति भी इस परेशानी का कोई हल नहीं निकाल पाता। उसी वक्त घर के बाहर अचानक एक हिरन प्रकट होता है। पति कहता है, हिरन तो शुभ संकेत होता है पौराणिक कथाओं में, लेकिन क्या यह सच में शुभ है? शाम तक पूरा परिवार मिलकर डिनर करता है, लेकिन देर रात तक नेटवर्क अब भी वापस नहीं आता। उबाऊ छुट्टियों को थोड़ा रोचक बनाने के लिए अमांडा और उसका पति कंबलों से खेलने लगते हैं। तभी दरवाजे पर अचानक कोई दस्तक देता है। पति को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो बेसबॉल बैट उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। काले आदमी ने उन्हें बताया कि वो इसी घर का मालिक है और अमांडा ने भी इंटरनेट के जरिए उसी से इस विला को किराए पर लिया था। जब उस आदमी ने सब कुछ विस्तार से समझाया तो अमांडा को याद आया कि हाँ, वही असली मालिक है। लेकिन जब उसने पूछा कि वो इतनी रात को क्यों आया, तो आदमी जैसे कुछ छुपा रहा हो। बाहर का माहौल देखकर पति ने उसे अंदर आने का न्योता दे दिया। बातचीत के दौरान वो आदमी बताता है कि जब वो शहर वाले अपने घर की ओर जा रहा था तो रास्ते भर हर जगह बिजली गुल थी। सड़कें भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त थीं। उसे लगा कि अगर शहर में न बिजली है न नेटवर्क, तो वो वापस विला आ गया। ये सुनकर अमांडा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने ये विला अभी हाल ही में किराए पर लिया था और यहां तो बस बिजली गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। पर उस आदमी ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वो नहीं मानते तो उन्हें पैसे लौटाकर उसे जबरन निकालना होगा। काफी बातचीत के बाद वे इस बात पर राजी होते हैं कि किराया आधा वापस कर दिया जाए, ताकि दोनों परिवार साथ मिलकर इस विला में रह सकें। लेकिन जैसे ही वो आदमी पैसे लेने अलमारी की ओर बढ़ता है, अंदर से एक बंदूक साफ साफ नजर आती है। पैसे मिल जाने के बाद पति भी इस समझौते को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। कुछ देर बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं। आदमी बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत बिगड़ चुकी है, लेकिन अमांडा अब भी नहीं मानती। उसका कहना था कि ये तो बस एक ब्लैकआउट है, थोड़ी देर की बात है। मगर तभी जब वे सब टीवी के सामने जाते हैं तो हर चैनल पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, खतरे की चेतावनी। चैनल बदलने पर भी हर जगह एक ही संदेश था, आपातकालीन स्थिति में प्रवेश किया जा चुका है। इस बीच पति को भी हल्के हल्के हालात की गंभीरता का एहसास होने लगता है। थोड़ी देर बाद काले आदमी और उसकी बेटी से कहा जाता है कि वे सिर्फ बेसमेंट में ही रह सकते हैं। बेटी इस बात से नाराज होती है कि खुद के ही घर में उन्हें ऐसा बर्ताव क्यों झेलना पड़ रहा है, लेकिन पिता उसे समझाता है। अगली सुबह अमांडा गहरी नींद से जागती है और उसके फोन में जीपीएस के जरिए एक खबर आती है, जिसमें बताया जाता है कि पावर कट की वजह हैकर्स हैं। वहीं बाहर बैठी उसकी बेटी अब देखती है कि वो जो अकेली मीलू हिरन थी, अब अकेली नहीं है, बल्कि जंगल की गहराई से ढेरों हिरन झुंड में आ रहे हैं। सभी लोग लिविंग रूम में जमा होकर मिलकर विचार करने लगते हैं। काला आदमी बताता है कि चूंकि ये जगह शहर से दूर है, इसलिए किसी को कार से बाहर जाना होगा ताकि बाहर की असली स्थिति पता चल सके। पति अपनी गाड़ी लेकर बाहर की स्थिति देखने निकल पड़ता है। काला आदमी भी खाली नहीं बैठता। वो अपने दोस्त के घर जाता है, लेकिन दोस्त का घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पक्का कर लेने के बाद कि घर में कोई नहीं है, वो गैराज से एक सैटेलाइट फोन खोजता है, लेकिन चाहे जितना ऊंचा उठाए, फोन में एक भी सिग्नल नहीं आता। फोन को काम में लाने के लिए वो पास के समुद्र तट की ओर बढ़ता है, मगर जैसे ही वो पास पहुंचता है, वो देखता है कि पूरा बीच हवाई जहाज के मलबे से भरा पड़ा है। वो कुछ सोच ही रहा होता है कि समंदर की ओर से एक और गिरते हुए जहाज की आवाज आती है। उधर पति खेतों से होकर गाड़ी चला रहा होता है। तभी सामने से एक औरत उसे मदद के लिए हाथ हिलाते हुए दिखाई देती है।
वो अपनी गाड़ी रोकता है और जैसे ही शीशा नीचे करता है वो औरत घबराकर कुछ बोलने लगती है। पति को उसकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती और उस औरत का चेहरा और ज्यादा घबराया हुआ लगने लगता है। आखिरकार वो बस माफ करना कहती है और अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो देखती है कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर से लाल रंग की कोई चीज गिरा रहा है। हालात को समझते ही वो तुरंत गाड़ी मोड़ देती है, लेकिन देर हो चुकी थी। लाल रंग के पर्चे पूरी गाड़ी पर गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काला आदमी फिर से विला में लौट आता है। वो अब अमांडा को अपनी असली पहचान बताता है। असल में वो ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी से जुड़े एक सरकारी विभाग में काम करता है। वो रोज दुनिया की गतिविधियों का विश्लेषण करता था और इस सबसे पहले उसे पहले ही अंदेशा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट की आवाज आती है और फिर एक के बाद एक तेज गर्जन सुनाई देने लगती है। लोगों की मानसिक स्थिति अब और भी ज्यादा उग्र होती जा रही थी। अमांडा घबराई हुई बाहर निकली अपने बच्चों को ढूंढने, मगर लोगों की चीख पुकार इतनी तेज थी कि वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। कुछ देर बाद धीरे धीरे शोर शांत होने लगा। जब अमांडा को अपने बच्चे मिले तो वे सभी एक साथ वापस विला की ओर लौटे। अमांडा बेचैनी से पूछती है, आखिर दुनिया में हो क्या रहा है? मगर उस वक्त काले आदमी को भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अमांडा खुद को बेबस और खोया हुआ महसूस करती है। थोड़ी ही देर में उसका पति वापस लौट आता है और उसके हाथ में होती है एक लाल रंग की चमकदार पर्ची। I have no idea what it says. Death to America. बगल में खड़ा बेटा कहता है, ये तो एक गेम का फ्लायर है। उसने पहले ये गेम खेला है। भले ही वो सब ठीक से पढ़ नहीं पाते, लेकिन बेटा कहता है, इसमें अमेरिका के अंत की बात की गई है। शाम होते ही अमांडा फैसला करती है कि उसे अब इस जगह को छोड़ देना चाहिए और अपने किसी रिश्तेदार के यहां शहर में शरण लेनी चाहिए। मगर काला आदमी उन्हें चेतावनी देता है, अगर आप लोग अभी निकलते हैं तो हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि बाहर की सड़कें अब वैसी नहीं रहीं जैसी पहले थीं। पर अमांडा का परिवार फिर भी निकल पड़ता है, मगर ज्यादा दूर नहीं जाते कि आगे भारी जाम में फंस जाते हैं। वो सभी गाड़ी से उतरते हैं और जब रास्ता देखते हैं तो पाते हैं सड़क पर स्मार्ट सिस्टम वाली गाड़ियां जगह जगह अटकी पड़ी हैं और तभी एक स्मार्ट गाड़ी उनकी तरफ तेजी से आती है। अमांडा को खतरे का एहसास हो जाता है। वो तुरंत पति को चिल्लाकर गाड़ी में चढ़ने को कहती है। खुशकिस्मती से वो गाड़ी बच जाती है, मगर उसके बाद एक और भी स्मार्ट गाड़ियां उनकी ओर बढ़ती हैं। हकीकत ये थी कि शहर की ओर जाने वाली सड़कें अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी थीं। मजबूरी में वे सभी वापस विला लौट आते हैं। रात के सन्नाटे में अमांडा और काला आदमी आपस में बात करने बैठते हैं। अमांडा ने उस काले आदमी से पूछा, तुमने ये विला यहां क्यों खरीदा? तो उस आदमी ने एक कहानी सुनाई। कभी किसी बड़े आदमी ने उसे एक पार्टी में बुलाया था। वो इंसान इतना मशहूर था कि देश का बच्चा बच्चा उसका नाम जानता था। जब पार्टी खत्म होने वाली थी, सब लोग नशे में झूम रहे थे और उसी नशे की हालत में उस आदमी ने उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ एक मीटिंग में चलोगे जिसमें पूरी दुनिया पर हुकूमत की योजना बनेगी? उसी वक्त से काले आदमी को समझ में आ गया कि इस दुनिया का असली कंट्रोल किन लोगों के पास है। बाद में उस शख्स ने फिर से उससे संपर्क किया। इस बार उसने कहा कि मुझे अपनी संपत्ति कहीं और ट्रांसफर करनी है, क्या तुम मदद कर सकते हो? और जाते जाते उसने चेतावनी दी, ख्याल रखना, जो होने वाला है उससे पहले खुद को बचा लेना। अमांडा को लगने लगता है शायद वही आदमी इस सब के पीछे है, मगर काला आदमी कहता है, शायद नहीं, बस इतना समझ लो कि वो लोग हमसे कई कदम आगे सोचते हैं। दूसरी ओर अमांडा का पति और काले आदमी की बेटी एक और अजीब चीज देखते हैं। पूरे स्विमिंग पूल पर जानवरों का कब्जा हो गया है। कभी बेहद दुर्लभ माने जाने वाले फ्लेमिंगो जैसे पक्षी अब हर जगह घूम रहे थे। वहीं घर के अंदर दोनों कुछ किताबें खोज रहे होते हैं कि अचानक एक तेज और अजीब आवाज फिर से सुनाई देती है, जो सबको चौकन्ना कर देती है। अगली सुबह अमांडा का बड़ा बेटा नींद से जागता है तो पाता है कि उसके दांत पूरी तरह से हिल चुके हैं। जरा सा छूने पर ही वो आसानी से बाहर निकल आते हैं। यह देखकर सभी और भी ज्यादा डर और चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात थी छोटी बेटी का सुबह से गायब हो जाना। अमांडा का पति पूरे विला में खोजता है, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिलता। और तभी बड़े बेटे की बीमारी भी अचानक और तेज हो जाती है। अब इस परेशानी से निपटने के लिए वे दो टीमों में बंट जाते हैं। अमांडा और काली लड़की जंगल की तरफ निकल पड़ती है बेटी की तलाश में। जब अमांडा और काली लड़की एक छोटी झोपड़ी के पास पहुंची तो बाहर से कुछ हलचल की आवाजें आने लगीं। वो जब बाहर जाकर देखने लगी तो देखा कि बहुत बड़ी संख्या में हिरण वहां जमा हो गए हैं और सब की सब उन्हें घूर रही थी। संभावित खतरे को दूर करने के लिए
अमांडा और लड़की पूरी ताकत से चिल्लाने लगीं, उन्हें डराने की कोशिश में। शुक्र है उनकी चीखें असर कर गईं और सारे हिरण घबराकर भाग खड़े हुए। दूसरी तरफ काला आदमी बाप बेटों को लेकर अपने एक दोस्त के घर मदद मांगने पहुंचता है। दरवाजा खटखटाते ही वो दोस्त काफी सावधान और डरपोक नजर आता है। वो कहता है, थोड़ा दूर खड़े रहो, तभी दरवाजा खोलूंगा। इसके बाद वो बंदूक लिए बाहर आता है। काला आदमी उसे अपनी मजबूरी बताता है और उम्मीद करता है कि एक दोस्त होने के नाते वो उसकी मदद करेगा, लेकिन वो आदमी साफ कह देता है, अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अमांडा का पति पैसे निकालता है और उसे सौंपने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्त कहता है, अब पैसे नहीं, सिर्फ दवाइयां और राशन ही असली दौलत है। उनकी बातचीत में तनाव बढ़ने लगता है। काला आदमी साफ कहता है, जब तक हमें दवा नहीं मिलती हम यहां से नहीं जाएंगे। पल भर में दोनों तरफ से बंदूकें निकल जाती हैं और सब एक दूसरे की तरफ निशाना साध लेते हैं। अमांडा का पति बीच बचाव करने की कोशिश करता है, प्लीज बंदूकें नीचे रखो, मगर कोई झुकने को तैयार नहीं। आखिरकार पति अपनी पूरी पीड़ा और मजबूरी बयान करता है, जिसे सुनकर वो आदमी पिघल जाता है और मदद करने को तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो एक अहम जानकारी देता है, शायद ये पूरी तबाही दक्षिण कोरिया से शुरू हुई है। जब वे वापस कार में बैठते हैं, काले आदमी को इस तबाही की वजह का थोड़ा अंदाजा होने लगता है। वो अमांडा के पति से पूछता है, क्या हमारी दोनों फैमिली साथ मिलकर जिंदा रह सकती हैं? मगर पति कुछ समझ नहीं पाता, तुम कहना क्या चाहते हो? तब काला आदमी बताता है, वो जो बड़ा आदमी था उसने मुझे एक सुरक्षित जगह बताई थी जहां हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। काले आदमी ने बताया, अगर बाहर दुनिया में कभी कोई तबाही हो जाए तो उस जगह पर जाकर हम खुद को बचा सकते हैं। शुरुआत में उसे इन सब बातों की थोड़ी ही समझ थी, लेकिन अब जो हालात बन चुके हैं वो एक बड़े युद्ध की आहट लग रहे थे। वो बड़ा आदमी एक और अहम बात कह गया था, सीधा युद्ध बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर देश सीधे हमले की बजाय भीतर से लड़ाई छेड़ते हैं। पहले चरण में संचार और यातायात काट दिया जाता है, फिर जब अंदरूनी सिस्टम पूरी तरह टूट जाता है, दूसरे चरण में डर फैलाने वाले पर्चे फेंके जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं, और तीसरे चरण में लोग खुद ही अपने देश को तोड़ देते हैं। उसी वक्त शहर के ऊपर भारी मात्रा में मशरूम के बादल परमाणु विस्फोट के बाद जैसे उठने लगे। हर चीज धीरे धीरे धूल में बदलने लगी। फिल्म के आखिर में वो छोटी सी गुमशुदा बच्ची गलती से एक बंकर छुपी हुई जगह खोल देती है। उसके अंदर एक रसोई घर था जहां खाना बनाया जा सकता था, आरामदायक बिस्तर और एक सुपरमार्केट जैसे सामान से भरी शेल्फें थीं, जो ये बताती थीं कि वो लोग उस बंकर में बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकते थे। तो दोस्तों, यही थी इस शानदार फिल्म की पूरी कहानी, लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और जबरदस्त और दिलचस्प कहानी। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।